नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्न टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आपका KVS हो गया या फिर NVS हो गया, या फिर अभी आपका जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है, उनमें जो भी कॉमन टॉपिक हैं सारे में ही, इसके बाद जैसे उसमें प्रिंसिपल की वैकेंसी है तो उसमें भी NPE 2020 आपकी पूछी जाती है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि आगे की हमारी जो शिक्षा नीति है इसी पे डिपेंड होने वाली है, तो इसको हमें जानना भी बहुत ज़रूरी। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं मेन आपके, उसमें आपका NPE पूछी जाती है। तो आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं पॉइंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी NPE जो 2022 में आई थी। ठीक है, इस पे काफ़ी वीडियोस बने, आप लोग ज़रूर देखे होंगे। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो किस में हो गया है, 5+3+3+4 में। ठीक है, इसी के बेस्ड एजुकेशन हमारा सिस्टम रहेगा। प्लस इन्होंने 360 डिग्री जो असेसमेंट है, मतलब बच्चे का हम 360 डिग्री मूल्यांकन करेंगे, उस पर बात की है। इसके बाद जो टीचर एजुकेशन है उस पर भी इन्होंने बात की है कि जो टीचर्स हैं वो टेक्नोलॉजी जो हमारी आजकल चल रही है 21वीं सदी के जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, तो उसको क्लासरूम में लेके आएँ, उसका यूज़ करें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के बाद से या फिर आजकल टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा बेनिफिट हो गया है कि जैसे जैसे हम और आप लोग इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। आप कहीं से हैं, मैं कहीं से हूँ, लेकिन हम लोग आपस में क्लास कर रहे हैं। मैं आपको अपनी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको भी समझ में आती हैं, तो आप जुड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और बात की गई है कि जैसे पहले ये होता था कि कोई हमें स्ट्रीम एक सिलेक्ट करनी होती थी कि हमें BA करना है, BSc करना है या फिर BCom करना है। आप जैसे 9th-10th में आते थे तो आपसे पूछा जाता है कि आर्ट साइड लेनी है, साइंस साइड लेनी है या फिर आपको कॉमर्स वगैरह लेना है, तो उसका भी सारा यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा जो हमारी NPE 2020 के मुताबिक। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि NPE का जो है, जो हमारा 5+3+3+4 का एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होगा, उसमें क्या है, जो 5 है। ठीक है, अब 5 को भी इन्होंने कितने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो आपका 3 और 2। 3 और 2 कैसे हो गया, मैं समझाती हूँ आपको। 3 में क्या होगा, बच्चे केवल स्कूल में जाएंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे खेल कूद के माध्यम से या फिर कोई और चीज़ों से। कोई बस्ता नहीं होगा, कोई बैग नहीं होगा, कोई किताबें नहीं होंगी, केवल बच्चे जाएंगे और पढ़ के स्कूल में आएंगे। पढ़ के मतलब जो भी उनको खेलना है, जो जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है, टीचर केवल एक निगरानी के तौर पे रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ से आई, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। ग्राउंड लेवल पे जाके इस पे इतने सारे रिसर्च हुए हैं, रिटन वर्क, मतलब सबसे सुझाव लिया गया है। तब देखा गया है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इनको खेलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो खेलना कूदना पसंद है। अब क्या होता है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था 10+2 का, बच्चा क्लास 1 में भेजा गया तो बच्चा रोता है जाके, स्कूल नहीं जाना है, या फिर जो भी जैसे उसको पता चलता है स्कूल जाना है तो वो अलग ही सरदर्द होता है। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने क्या किया है कि जितने भी खेल हैं, ठीक है, वो अब बच्चे को स्कूल में ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के नज़र में रखते हुए आप लोग देख रहे हैं कि जैसे केंद्रीय विद्यालय ने बाल वाटिका स्कूल्स का शुरुआत की है। काफ़ी स्कूल पे मतलब चल रहे हैं, अभी भी एडमिशन हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बाल वाटिका का मतलब यही रहेगा, वहाँ पे बच्चे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो भी उसको खेलना है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, क्योंकि बच्चे इसमें ही खुश रहते हैं। और पहले क्या होता था, स्कूल जाते तो उनको पढ़ना है बस, बैग ये तो सिरदर्द तो होना ही है। तो अब जब स्कूल में ही सारे खेल प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, अपने आप स्कूल से लगाव रख ले। तो ये 3 साल होंगे।
ठीक है। शुरू के 3 साल मतलब जब बच्चा 3 साल का होगा तभी उसको यहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो अपना 3 साल तक ऐसे ही रहेगा। तो और टीचर क्यों रखे जाएंगे, क्योंकि टीचर देख सकें बच्चे का, कौन से बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग खेल के द्वारा या कोई भी एक्टिविटी के द्वारा या भी कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ भी चीज़ होती है उनके द्वारा बच्चे पे ध्यान देंगे कि इसको इसका किसमें इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में इसको और सहयोग दिया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं कि ये यहाँ बच्चों की बातें होगी। आप लोग देखते हैं जैसे इस प्रकार से चीज़ें रखी जाएंगी कि बच्चे खेल खेल में सीखेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे है अरेंज करने का सब बताया गया, ये तो चलो डिटेल में फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या एडिशन हम लोग ऐसे सिखा सकते हैं। उसके बाद बच्चे तो यहाँ पे सारे खेल आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जिससे कि बच्चा क्या होगा, स्कूल से जुड़ेगा। सबसे बड़ी बात है बच्चे को स्कूल से जोड़ना। तो वो जो हमारी एनपीई है वो पूरा उसने सिस्टम बनाया है कि बच्चे को स्कूल से कैसे जोड़ा जाए, ठीक। अब हम लोग मेन अपने आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पे क्या क्या मेन पॉइंट हैं उन पे सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट आई थी 31 मई 2019 को, इसमें इन सबके बारे में बोला गया था कि नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। आप लोगों को पता है सबसे पहले हमारी शिक्षा नीति आई थी 1948 में, उसके बाद आई थी 1986 में, फिर इसका ही संशोधन एक रूप आया था 1992 में, ठीक है। और उसके बाद अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है ये 2020 की, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि काफ़ी सालों बाद इसमें इम्प्रूवमेंट होके आया है, अच्छा इम्प्रूवमेंट होके आया है, ठीक। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020, ठीक है। मतलब बहुत सारे बच्चे देखे गए हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते हैं किसी ना किसी वजह से, तो उसको स्कूल में लाना, तो कितना टारगेट रखा गया है, कम से कम 2 करोड़ बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट स्कूल से हो जाते हैं, तो उनको NEP के थ्रू जो भी उसकी स्ट्रेटजी है स्कूल में वापस लाना, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे है कि जो हमारा MHRD है उसका नाम बदल के क्या हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। और इसके बाद पैटर्न हमारा क्या हो गया है, 5+3+3+4, ये हमारा न्यू पैटर्न है। टीचर एजुकेशन पे कैसे वर्क करेगी, इसके बाद लैंग्वेज किस प्रकार से है, ये सब चीज़ें। इसके बाद इंक्लूजन, अब इंक्लूजन का क्या मतलब हो गया कि जितने भी लोग हैं उनको सबको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जैसे कि आप लोग देखा होगा कि ये लड़की है या फिर SC कैटेगरी ST कैटेगरी से हैं तो उनको लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। काफ़ी चीज़ें सुधर रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को पता ही ये रियलिटी है, अभी भी ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इसकी NEP की पूरी कोशिश रहेगी कि ये सब चीज़ें भी ख़त्म की जाएं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है 360 डिग्री असेसमेंट। अब इस पे क्या बात की गई है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे पूरा फोकस किया जाएगा। होलिस्टिक मतलब उसकी जो यहाँ पे देख सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके बाद अफेक्टिव डेवलपमेंट है, इसके बाद है आपका साइको, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें जो भी दिए गए हैं, आप लोगों ने अगर ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी है तो वहाँ पे पता होगा अफेक्टिव, इसके बाद है यहाँ पे साइको, ठीक है, साइको मोटर स्किल। तो कॉग्निटिव मतलब उसकी जो थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल चीज़ें हैं, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उस पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद अफेक्शन, अफेक्टिव मतलब कि बच्चे की इमोशन से जोड़ के उसको पढ़ाया जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद है साइकोमोटर, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कराया जाए जिससे कि बच्चा खुद भी एक्टिव रहे और चीज़ों को सीख भी सके। जिस प्रकार से NEP में वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। तो 360 डिग्री असेसमेंट के लिए यहाँ पे एक टूल रखा गया है परख नाम का, जिसका फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये परख की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ये यहाँ पे मैंने जितने पॉइंट लिए वो सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसा कि NEP का जब आप पूरे डॉक्यूमेंट देखते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा है वहाँ पे,
तो वहाँ पे बताया गया कि जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है तो उसके चाइल्ड का ब्रेन, मतलब जो ब्रेन होता है उसका डेवलप सबसे ज़्यादा उसी ईयर में होता है। तो जब हम लोग उसी ईयर में बच्चे को उस तरीके से ढालने की कोशिश करेंगे, उसको वो वैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देंगे छोटे से ही, ठीक है, पूरा फ्री छोड़ देंगे कि उसको जो अपना करना है करें, तभी बच्चे के इंटरेस्ट पता चल पाएंगे, बच्चे अपने हिसाब से डेवलप हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 5+3+3+4 है, उसको कौन कौन से स्टेज में बांटा गया है। एक तो आपका है फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा सिस्टम कैसे हुआ करता था, 10+2 सिस्टम था। अभी ये हो गया है, जो पहले वाला था 12 साल का, अब जो है वो है 15 साल का, ठीक है। और हमारी जो एनईपी है उसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। बच्चे को 6 क्लास से ही वोकेशनल चीज़ों के बारे में बताया जाएगा या कुछ ना कुछ वोकेशनल चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको पता है उसमें कंप्यूटर कोडिंग वगैरह भी बच्चों को सिखाई जाएगी, जिससे कि वो जो जैसे 21वीं सदी हमारी चल रही है, तो आप लोगों को पता है कितना टेक्नोलॉजी और सब चीज़ों का चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो उस हिसाब से बच्चा आगे के लिए तैयार हो पाए, ठीक है। उसके बाद स्किल, मतलब जो भी उसके अपने स्किल हैं उस फील्ड में, अपने एरिया में वो अच्छा कर पाए और उसी फील्ड में आगे बढ़ पाए। और प्लस यूज़ ऑफ आईसीटी, मतलब आईसीटी का यूज़ करें अच्छे से, टीचर भी करें, जब टीचर करेगा तभी बच्चे भी सीखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे बात की गई है 21st सेंचुरी स्किल्स, मतलब 21st सेंचुरी की जो स्किल है उसकी उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। तो क्या क्या है, आप लोग यहाँ पे सीडीपी से याद रख सकते हैं। जैसे सी का मतलब हो गया क्रिटिकल थिंकिंग, अब बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे मतलब कोई एक डिबेट टाइप की करवाया जाए कोई टॉपिक पे। जैसे पहले पढ़ाया जाता था कि गांधी जी इस ईयर में पैदा हुए और गांधी जी वहाँ गए थे, उनके काले रंग की वजह से उनको काफ़ी अंग्रेज़ों ने बेइज्जत किया था, ठीक है। तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग से कैसे कि कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है, जब बच्चे रोल प्ले करके देख सकते हैं, तो ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और क्वेश्चन सेशन, जैसे क्विज वगैरह हम लोग रख सकते हैं कि ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब क्रॉस जो क्वेश्चनिंग होती है वो सब। इसके बाद डी से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, मतलब ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए जो बच्चे खुद डिसीजन अपने ले पाएँ। आप लोगों ने देखा होगा अभी भी इंडियन सोसाइटी में बच्चे मतलब पूरे पढ़े लिखे जाते हैं, सारी कुछ चीज़ें होती हैं, फिर भी छोटी छोटी चीज़ें भी मतलब अपने घर वालों से या पेरेंट्स से पूछ के ही करना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों को पूरा इंडिपेंडेंट बना से रोकती हैं। जब आप डिसीजन मेकिंग शुरू से ही बच्चों को सिखा देंगे कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो खुद लेगा। एक अगर उसने कोई गलत डिसीजन लिया है तो उसका उससे खुद ही नुकसान होगा, तो आगे सीखेगा उससे, क्योंकि जो खुद से ज़्यादा सीखता है वही सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो डिसीजन मेकिंग की बात की गई है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे लिए कोई डिसीजन उसने गलत मान लो ले ही लिया है, तो उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए ये भी बच्चा खुद ही सीख पाएगा, ठीक है। तो मेन इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। एक टर्म और है मेटा कॉग्निशन, मतलब लर्निंग टू लर्न, हम अपनी खुद की सोच को दिशा दे पाएँ। मतलब लर्निंग टू लर्न से क्या है कि हम सीखते सीखते उन्हीं चीज़ों से और सीख पाएँ, ठीक है, कि जो भी हम लोग सीख रहे हैं जो कर रहे हैं उसको ही आगे अच्छे से दिशा दे पाएँ अच्छी फील्ड में, ठीक है। इनोवेशन एक्टिविटी यहाँ पे बताएगी कि इनोवेशन पे ध्यान दिया जाए। जैसे तो इनोवेशन किस प्रकार से हो सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिखाया जाए, वर्चुअल रियलिटी वाली चीज़ें सिखाई जाए, ठीक है। जैसे आपका पता है एआई का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट चल रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं। और बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दिया जाए। फ्री मतलब कि जैसे नेचुरलिज्म में भी बताया गया है, रूसो कहते हैं कि बच्चे खुद से ही जो चीज़ें सीखते हैं वो ही उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बात की जाए, बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाए, कि मतलब इतना उनको बाउंड नहीं करना चाहिए कि वो अपनी चीज़ खुल के ना बता पाएँ ना अपनी चीज़ खुल के कर पाएँ, ठीक है। गिव देम ब्रेक, मतलब ऐसा नहीं कि बस पढ़ते रहो या फिर कोई चीज़ कर रहे हो काम कर रहे हो वही करते रहो, उनका थोड़ा ब्रेक भी दिया जाए, जिससे क्या ज़रूरी है, रेस्ट सबके लिए इक्वल ज़रूरी होता है, ठीक है। टू इज़ इनफ, टू इज़ इनफ का मतलब हो गया कि मतलब ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं,
और बाकी है कि बच्चा खुद करके सीखेगा, टीचर है, बच्चा है, आराम से डिस्कशन भी हो सकता है ये सब चीज़ों पे। इसका कोलोब्रेशन, बच्चा मिलजुल के सीखे, सोसाइटी में रहना सीखे, एक दूसरे को शेयर करना सीखे। ऐसा नहीं है कि अपने पास चीज़ है तो दूसरे को शेयर ही नहीं करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम किया जाना चाहिए। आईसीटी लिटरेसी, अब आईसीटी लिटरेसी क्या हो गया कि जिस प्रकार से आपने देखा है कि अभी इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्वयं प्रभा और मनोदर्पण है, बहुत सारे दीक्षा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बच्चों के लिए भी आप लोग देख सकते हैं कि अब ऐसी ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिए हैं कि वो जो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट हैं वो उस प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। तो ये किसके थ्रू हो पा रहा है? आईसीटी के थ्रू ही हो पा रहा है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ठीक है, मीडिया हो गया आपका, ये सब आईसीटी से ही रिलेटेड है। इसके बाद बच्चे के होलिस्टिक डेवलप पे हम लोग कैसे ध्यान देंगे, जब हम लोग उसके यहाँ पे देख सकते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, मतलब इसको आप लोग कैप से याद रख सकते हैं, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये कहाँ से निकल गया है? जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उससे ये सब चीज़ें अब मतलब संज्ञानात्मक चीज़ है, भावनात्मक है। इसके बाद आपका साइको मोटर स्किल, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाए, यहाँ उसकी इमोशन से जोड़ के लर्निंग उसको सिखाई जाए। इसके बाद उसकी लॉजिकल थिंकिंग को भी इन्हांस किया जाए, ठीक है, मतलब उसके जितने भी डोमेन है सब पे ध्यान दिया जाए। इसके बाद है एनईपी के क्या मेन है? रिडक्शन इज करिकुलम कंटेंट टू इन्हांस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतनी बुक्स हैं कि बच्चे के वजन से ज़्यादा उसका बस्ता होता है। आप लोगों ने देखा है कि यशपाल कमेटी के द्वारा भी ये पहल चलाई गई थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चे का बस्ता है। अब तो पूरा स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बताया गया है कि किस एज के लिए किस वेट का बस्ता होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी की बात की, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह ज़्यादा ध्यान दिया है, ना कि जो बुक्स है बुकिश नहीं बनाना है, उनको बुकिश नॉलेज नहीं देनी है, ठीक। इसके बाद है आपका जो 5+3 का कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया गया है। जो आपका 5 है वो 3 से 8 साल तक रहेगा, और उसके बाद 8 से 11 साल तक, फिर 11 से 14 साल, फिर 14 से आपका 18 साल, ठीक है। ये किस प्रकार रहेगा अभी आगे मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। इसके बाद है यहाँ पे एक टर्म और है, ये आप लोग देख सकते हैं, NCPFECCE, ठीक है। अब ये NCERT विल डेवलप ए नेशनल करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। NCPFECCE फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8, ठीक है। तो ये जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। किस क्लास तक? जो आपका सॉरी एज 8 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए ये अर्ली केयर एंड एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। जो कौन डेवलप करेगा? एनसीईआरटी डेवलप करेगा, ठीक है। तो उसमें 8 वर्ष के बच्चे का कैसा माइंड सेट होता है, या कैसे उन पे चीज़ करनी है, कैसे डेवलप, जैसे आपने देखा हो अभी एक चलाया गया था जादुई पिटारा, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं ईसीसी से काफ़ी रिलेट करता है, छोटे बच्चों के लिए चलाया गया है, जो बाल वाटिका वगैरह में बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर जो केवी के द्वारा स्कूल चल रहे हैं बाल वाटिका, तो वो एनपी की धारा से जुड़े हुए हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि बॉक्स में पपेट होते हैं, बुक्स हैं, ऐसी कहानियां हैं, पजल टाइप के हैं, जिससे क्या होगा बच्चे कर करके सीखेंगे, ठीक है। पजल है तो वो जोड़ेंगे, पूरा जोड़ लेंगे तो एक कहानी टाइप की बनेगी। या फिर पपेट है, जैसे आप लोगों ने देखा है कि पपेट से भी बच्चे काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनसे अगर पपेट लेके सिखाया जाए। या फिर कोई भी और भी उसमें चीज़ें हैं, उसमें रेक्टेंगल वगैरह की शेप भी है, उनको आप जोड़ घटा के बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे। या फिर क्ले मिट्टी का प्रयोग किया गया है, तो ये सब सारी चीज़ें जादुई पिटारा में बताई गई हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने ये जो छोटे बच्चे हैं, ये 8 वर्ष के, ठीक है, उनके लिए ये करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने
की बात कही है। मतलब ये अभी बनेगा, और कब तक बनेगा, ये आपका 2025 तक इसको पूरा डेवलप कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड, NETF। ठीक है। एक टेक्नोलॉजी की संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम रहेगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। टेक्नोलॉजी फोरम मतलब इसमें टेक्नोलॉजी के कैसे कैसे चीज़ें हैं, उनको कैसे यूज करना है क्लासरूम में, या फिर बच्चे उसको कैसे यूज करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जो एक ऑटोनोमस बॉडी होगी। ठीक है। इसके बाद है नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, बिटवीन करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि कोई भी रिजिड नहीं रहेगा कि आपको आर्ट लेनी है, साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। आपको जो भी पढ़ने का मन है वो सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम की बात की गई है। इसके बाद देखते हैं वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6, मतलब क्लास 6 से आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है या कोई भी वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाय 2023। ठीक। 2023 से टीचर का भी मूल्यांकन होना स्टार्ट हो जाएगा, उन पे भी काम किया जाएगा, क्योंकि अब ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है तो उसको चलाने के लिए टीचर्स भी उसी प्रकार का होना चाहिए। मतलब अब ये समझ लो कि बिना ICT के आपकी पढ़ाई आगे असंभव ही हो जाएगी। ठीक है। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। मतलब इन्होंने बोला है कि एक बच्चा है जब स्कूल से बाहर आए, कम से कम नहीं तो उसके पास एक स्किल होना ही चाहिए। ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। और इन्होंने ये बोला है कि जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें कॉमन चीज़ें हों। हालांकि आजकल ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। आपको भी पता है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। लेकिन बहुत सारे एरिया जैसे मैंने खुद भी देखा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। लेकिन बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे ये अभी भी ये असमानताएं बनी हुई हैं। तो NEP ने इस पे भी काम करने को बोला है। इसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ECCE, मतलब जो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है उसको भी यूनिवर्सलाइज किया जाएगा। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी। अब ये FLN की बात की गई है कि जब बच्चा छोटा होगा, मतलब जब आप उसको 3 से 8 वर्ष की एज में उस बच्चा जो क्लास 1 और 2 में है, ठीक है, तो फाउंडेशन लिटरेसी मतलब उसको सिंपल मैथ, ठीक है, भाषाई ज्ञान, उसके बाद उसको जीवन से जो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जुड़ी हुई है वो उसको आना ही चाहिए। ठीक है। ये पूरा उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं ये FLN अलग से ही एक प्रोग्राम है और ये इसीलिए बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है। करिकुलम इस प्रकार से बनाया जाए कि जो 21st सेंचुरी के जो भी स्किल्स हैं उनको फुलफिल करता हो। इसके बाद मैथमेटिकल थिंकिंग हो। इसके बाद बच्चा वैज्ञानिक तरीके से सोच पाए, मतलब साइंटिफिक तरीके से सोच पाए, साइंटिफिक तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल पाए। ठीक है। The aim of the new policy is the universalization of education from pre-school to secondary level with 100% gross enrollment ratio। ठीक है। ये 2030 का लक्ष्य रखा गया है कि प्री स्कूल से सेकेंडरी एजुकेशन तक 100% जो भी आपका एनरोलमेंट है वो पूरा हो जाए। ठीक है। इसके बाद ये एजुकेशन पॉलिसी में एक काफ़ी अच्छी बात हुई है कि जो आपका 4.3 था, मतलब एजुकेशन पे पैसा लगता था 4.3%, उसको बढ़ा के 6% कर दिया गया है। ठीक है। जैसे कोठारी कमीशन ने भी इसकी बात कही थी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोठारी कमीशन में भी बोला गया था कि एजुकेशन पे 6% लगाया जाए, तो यहाँ पे ये चीज़ को लागू करने की बात कही गई है। अब देखते हैं कितना लागू होता है एक्चुअल में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक और टर्म है SEDG, मतलब जो सोशली एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप हैं। अब कौन कौन से हैं, जैसे जेंडर आइडेंटिटी, सोशियो कल्चर आइडेंटिटी, जोग्राफिकल आइडेंटिटी, डिसेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। यहाँ पे मतलब जेंडर
को वही पक्षपात को लेके बोला गया है। सोशियो कल्चर मतलब कोई अमीर है गरीब है, इस चीज़ों को लेके भी काफ़ी एक लेबल लगा दिया जाता है कि तुम तो ऐसे हो, ये है। इसका ज्योग्राफी मतलब अलग अलग एरिया से बच्चे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको अलग ही दृष्टि से देखना है कि कोई अगर तमिलनाडु से यूपी में आ गया है तो उसको ऐसे देखना है कि वो सोचे कि पता नहीं यहाँ के क्या पाप ही कर दिया है। ठीक है, इसका डिसेबिलिटी मतलब किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो उसको भी आप वैसे ही देखेंगे जैसे और बच्चे हैं। इक्वलिटी पे बहुत ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, मतलब इस पे भी काफ़ी वर्क किया है एनईपी 2020 ने। इसका लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। ठीक है, मतलब जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करती हो, सबको एक साथ लेके चलती हो और हंस खेल के बच्चे सीख पाए और इंगेज हो पाए। ऐसा नहीं है कि मतलब इतना बोरियत हो रहा है कि क्लासरूम नहीं, पता नहीं क्या जेल खाना ही लग रहा है, तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लैंग्वेज की क्या बात कही है इन्होंने कि लैंग्वेज कोई भी नहीं है कि आप थोप सकते हैं कि नहीं तुमको यही सीखना है कि इंग्लिश में ही पढ़ना है, हिंदी में ही पढ़ना है, इस प्रकार से। इसके मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, मतलब क्लास 5 तक आप बच्चे की मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसमें ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल, मतलब संस्कृत सारे लेवल में ही एक ऑप्शन रहेगा, जिसको पढ़ना है पढ़े, अगर नहीं पढ़ना है तो कोई मतलब बाउंड नहीं है कि पढ़ना ही है। ठीक है, इसे 3 लैंग्वेज फार्मूला वही हमारे मदर टंग हो गया, इसके बाद हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, इसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, मल्टीलिंगुअल multilingual flexibility is still the basis of new education policy 2020। मतलब मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है कि आप कोई भी भाषा में पढ़ लिख सीख सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक और हमारा टर्म है SISL, इसको बोलते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज। मतलब अब साइन लैंग्वेज में भी एनईपी ने काफ़ी ध्यान दिया है। साइन लैंग्वेज मतलब जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उनके लिए मेन यूज की जाती है, तो उस पर भी काफ़ी चीज़ों पे ध्यान दिए गए, उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम भी चलाए गए हैं जिससे उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टीचर एजुकेशन की। तो टीचर एजुकेशन के लिए अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT। ठीक है, अब जो टीचर एजुकेशन है, आपको पता है टीचर एजुकेशन का सारा श्रेय मतलब जो भी उसमें रेगुलेशन वगैरह होता है वो NCTE करती है। ठीक है, तो एक NCTE टीचर एजुकेशन के लिए भी एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगी कि मतलब उसको कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, तो और किसके कंसल्ट पे, NCERT के कंसल्ट पे वो बनाएगी। ठीक है, तो बाई 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4 ईयर डिग्री इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है कि 2030 तक, मतलब 2030 के बाद जिनकी 1 साल की BEd है, 2 साल की BEd है, वो सब बेकार हो जाएंगी। आपको 4 साल की जो इंटीग्रेटेड BA प्लस BEd की डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए 2030 तक। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये सारी डिग्रियां आपकी नहीं चलेगी। तो जो लोग हैं जिन्होंने पहले से ये सब कर रखा है वो लोग तब तक अपना जॉब का सही से सेटअप कर लें, क्योंकि 2030 के बाद ये सब बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन विल बी डेवलप्ड बाय NCERT। ठीक है, ये NCERT के द्वारा, तो ये सारे कब तक डेवलप किए जाएंगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी करिकुलम फ्रेमवर्क हैं जो 2025 तक डेवलप करने की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और पॉइंट है यहाँ पे, रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ। अब टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए भी एक बनाया जाएगा जिसको बोलेंगे NPST। ठीक है, जो NCERT के द्वारा बनाया जाएगा वो ही टीचर की रिक्रूटमेंट करेगा। ठीक है, और इसके बाद कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये भी टीचर के लिए ही है कि टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो मतलब जॉब के अंदर हैं, कर रहे हैं, इन सर्विस हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। ठीक है,
ठीक है, ये तो हमारी एनपी 2020 थी। आशा करती हूँ तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे वही पॉइंट रखे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। पूरा यहाँ पे कंक्लूजन है। तो हमारा 5+3+3 का क्या हो गया, हमारे मतलब बच्चे जब 3 साल के होंगे तो स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, ये फाउंडेशनल स्टेज है। तो ये 5 साल तक के बच्चों के लिए होगा, जिसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इसको तो 3 साल + 2 साल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें क्या होगा, तो वही आपका बाल वाटिका वगैरह, आंगनवाड़ी है, ये सब चीजें। मतलब बच्चे केवल जाएंगे, कोई बस्ता नहीं होगा, कोई किताबें नहीं होंगी, बच्चे जाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, खेले कूदेंगे, आराम से घर आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 3 साल के बाद उनको क्लास 1 और 2 में भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हमारा सेकेंड है प्रिपरेटरी स्टेज, जो फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे बच्चा 3 साल से जब 5 साल तक रहेगा तो कितने 8 साल का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 साल के लिए उसका स्टार्ट होगा प्रिपरेटरी स्टेज। कौन सी, क्लास 3rd से 5th तक। ठीक, जिसमें बच्चे को अब एक्टिविटी की कराई जाएगी, स्टडी पढ़ाई भी, और उसकी लोकल लैंग्वेज में ही, मतलब मदर टंग में, और जो भी नेशनल लैंग्वेज रहेगी वो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे, कौन सी, क्लास 3rd to 5th आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारी तीसरी आती है मिडल स्टेज, जो फिर से 3 साल की रहेगी। तो यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्लास कौन सी होगी, क्लास 6 से 8 तक। अब यहाँ पे कंप्यूटर कोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, टेक्नोलॉजी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैथ्स, साइंस, आर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंडरी स्टेज। अब ये आपकी होगी 4 साल के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको आर्ट लेनी है, साइंस लेनी है, कुछ भी आपको जो मन है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे 9 से 12, 9, 10। अब कौन कौन सी क्लास रहेंगी, 9, 10, 11, 12। ठीक है, आपकी 4 क्लासें रहेंगी और प्लस सेमेस्टर वाइज रहेंगे। ठीक है, तो मतलब हर 6 मंथ में आपके एग्जाम होते रहेंगे। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो बनाई गई है। बाकी है कि जब इम्प्लीमेंट होती है तब अच्छी तरीके से निखर के भी आएगी। ठीक, इसके बाद ग्रेजुएशन का क्या सिस्टम है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन हमारी पहले होती थी बीए, बीएससी, बीकॉम। तो अब क्या कर दिया है कि क्योंकि सब्जेक्ट पे बाउंड नहीं रहा है, तो बीए, बीएससी, बीकॉम जैसा कुछ रहा नहीं। तो अगर आपने 1 साल का ग्रेजुएशन किया है, मान लो आपने 1 साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, इसके बाद किसी कारणवश या कहीं जॉब लगी या कोई भी रीजन रहा है, आपने छोड़ दिया है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब 2 साल है तो 2 साल की आपने ग्रेजुएशन की। ठीक है, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल का आपने अगर किया है तो आपकी डिग्री मिलेगी। ठीक है, मतलब आप कोई जॉब या कॉम्पिटिशन के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपने 4 साल तक की है तो फिर आपको इसमें रिसर्च के टॉपिक में भी पढ़ाया जाएगा, या रिसर्च भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और है, जैसे अगर आपने 1 साल का सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है, मतलब 1 साल आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जब दोबारा एडमिशन लेंगे तो आपका सेकेंड ईयर में ही एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिल गया, उनको पता है आपके सर्टिफिकेट है, अब आप डिप्लोमा के लिए तैयार हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ये सीक्वेंस रहेगा। तो ऐसे है कि आपकी साल खराब नहीं होगी, प्लस आपने जहाँ से छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी होता है कि आपने बीए कर लिया, बीच में छोड़ दिया, तो अगर आप कुछ टाइम गैप करने के बाद करते हैं तो आपको फिर से वही पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा शुरू से। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या है, 1 या 2 ईयर। अब ये कैसे है, अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तो आपको अगर आपने 3 साल ग्रेजुएशन की है तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है ग्रेजुएशन के बाद, आपने यहाँ पे 3 साल ही किया है, चौथा नहीं किया है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन होगा, लेकिन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कितने की होगी, 2 साल की होगी। अगर आपने यहाँ पे
ये चारों का कर लिया है, तो अब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी 1 साल की। समझ में आ गई? ठीक है। एमफिल को लगभग खत्म कर दिया। पीएचडी अब यही है कि आपकी ग्रेजुएशन फिर पूरी 4 साल की होनी चाहिए, तभी आप पीएचडी में के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया 4 साल का ग्रेजुएशन है तो 1 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है, आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, तो ये थी आपके एनपीई के इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है या कुछ भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी प्रकार के क्लासेस और अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच पाएँ। ये कॉमन टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सारे लोगों के पास ये टॉपिक पहुँचना ज़रूरी है। बाकी है कि एनपीई काफ़ी करवाया गया है यूट्यूब पे या फिर आपको पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।